हेलो बच्चों, स्टडी विद गौरव सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज आपको हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। हिंदी में एकेडमिक और कंपटीशन की हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और आपको पढ़ाने के लिए आज आरती मैम आई हुई हैं जो आपको आज से हिंदी पढ़ाएंगी। चलिए स्वागत करते हैं आरती मैम का, आइए। हेलो बच्चों, स्टडी विद गौरव सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आरती मैम आज आपको कक्षा सभी क्लासों के लिए हिंदी व्याकरण लेकर उपस्थित हूँ। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज का विषय है वर्णमाला। तो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं। हिंदी वर्णमाला। वर्ण प्लस माला। वर्णमाला दो शब्दों के मेल से बना है। वर्ण का मतलब होता है ध्वनि और ध्वनि का मतलब होता है वर्ण। लेकिन कैसे होता है? जब हमारे मुख से कोई ध्वनि उच्चारण हम करते हैं और उसको लिखित रूप दे देते हैं। जैसे हमने बोला आ, हमने बोला का, माँ, पा। इस तरह से अगर हमने ये ध्वनि अपने मुंह से उच्चारित की और इनको लिख दिया तो ये जो लिखित चिन्ह है इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। यानी ध्वनि है जो वर्ण का मौखिक रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। अब माला क्या होता है? माला का मतलब होता है यही वर्ण। जब इनको एक के बाद एक क्रम से सजा देते हैं उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कहती है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि क्या है? वर्ण का मौखिक रूप है और वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। और जो ये माला होती है उन्हीं वर्णों को जब हम क्रम से लिख देते हैं तो हमारी वर्णमाला बन जाती है। तो इसकी परिभाषा कहती है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। ये हमने यहाँ पर लिखा नहीं, सिर्फ आपको समझा दे रहे हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं? ये हमने स्वर हैं जो हमारे 11 होते हैं और इनको एक के बाद हमने क्रम से लिखा है। और यही जो क्रम से लिखे हैं ये एक समूह है, वर्णों का समूह है और यही हमारी वर्णमाला। तो ये पहले स्वर हैं जो हमारे, तो स्वर की संख्या हमारी 11 है। ये 11 स्वरों में कुछ स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर हैं और कुछ हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर हमारे होते हैं आ, ई, उ और री। ये जो 4 स्वर हैं, दीर्घ स्वर की संख्या 7 है और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। ये जो हमारे 4 स्वर हैं ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं और ये जो बाकी 7 बचे हैं ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं और 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ह्रस्व स्वर की परिभाषा कहती है, ह्रस्व स्वर की परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और जिन वर्णों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का यानी 2 गुना समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इसके बाद आइए देखते हैं अयोगवाय। अंग, अनुसार और विसर्ग हैं और इनको अयोगवाय कहा गया है। अयोगवाय क्यों कहा गया है? आप लोग सोचेंगे अयोगवाय क्यों कहा गया? तो इनको अयोगवाय इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से स्वर हैं और ना ये पूरी तरह से व्यंजन है, इसलिए इनको अयोगवाय कहा गया है। अब आगे व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और स्वर की क्या है परिभाषा? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन में क्या स्वर को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। लेकिन व्यंजन है जो वो कहते हैं हमें तो भाई स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, बिना स्वर की सहायता से हम बोले ही नहीं जाएंगे, इसलिए उन्हें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। क्योंकि व्यंजन अगर हम बोलते हैं तो पीछे, जैसे हम बोलते हैं उच्चारण करते हैं का, तो का के पीछे स्वर आ रहा आ। अगर हम बोलते हैं की तो फिर ई आ रहा है। उ बोलते हैं तो उ आ रहा है। और अब स्वर में क्या है? अगर हम बोलते हैं आ तो स्वर तो अपने आप में पूरा समावेश स्वर का स्वर में है ही, तो उसको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये स्वर हो गए, इससे हम स्वर की पहचान करते हैं। और व्यंजन जो हैं तो इनको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसकी परिभाषा
जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन है जो ये हमारे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये 5 वर्ग हैं। इनको व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं, इन वर्णों का उच्चारण, व्यंजन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, तो हमारी जीभ है, प्राणवायु है, हमारे मुंह के आंतरिक भाग को कहीं ना कहीं जरूर स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जब हम बोलते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, तो यहाँ पे प्राणवायु का काम है। का, खा, गा, अंगा यानी कंठ के द्वारा बोले जाने वाले उच्चारण स्थान है कंठ। और जो चा, छा, जा, झा, इया, चा, छा, जा, झा, इया, तो ये हमारे चा वर्ग के अंतर्गत आता है। पहले का वर्ग के अंतर्गत आता है। चा वर्ग है ये हमारे तालु, हमारी जो जीभ है ये तालु से स्पर्श करती है। और टा, ठा, डा, ढा, णा, ये क्या है? ये मूर्धा से स्पर्श करती है। जब इनको बोल के देखते हैं तो हमें पता चलता है। और ये जो ता वर्ग है, ता, था, दा, धा, ना, ये हमारे दांतों से स्पर्श करती है जीभ। दंत, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। और ये पा, फा, बा, भा, मा, तो ये हमारे ओठों को, जो हमारे ओठ हैं ऊपर नीचे के दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इस कारण इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। और ये जो स्पर्श व्यंजन है इनको वर्गों में विभाजित किया गया है, इसलिए इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनको वर्गों में विभाजित किया गया इसलिए इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है और ये पा वर्ग है। अब इसके बाद अगला समूह है अंतस्थ व्यंजन का। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, वा। ये इनकी संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। तो ये इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा गया है? भाई हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं। तो इनको बोलने में क्या है, जब हम बोलते हैं या, रा, ला, वा, तो हमारी जो जीभ है ना वो मुंह के किसी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है। हमारी जीभ या, रा, ला, वा जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब आइए अगला है समूह ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। ऊष्म व्यंजन इनको क्यों कहते हैं? ऊष्म व्यंजन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम बोलते हैं शा, शा, सा, हा, तो हमारे मुंह के अंदर जीभ हमारी इतनी ज्यादा रगड़ खाती है और रगड़ खाने के साथ साथ इतनी ऊष्मा उत्पन्न करती है। जब बोलते हैं हम तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब आइए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन का समूह जो है, ये जो छा है, छा, तो इसको दो मतलब एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना है। ये एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना है। ये जो हमारा छा है, ये का, ये स्वर रहित का है और स्वर सहित शा है, तो दोनों के मेल से छा बना है। और ये स्वर सहित मतलब शा है। और ये ता है, त्रा, ये स्वर रहित ता है और स्वर सहित रा है, इन दोनों के मेल से बना है। जो ज्ञान है हमारा तो स्वर रहित जा है और इया स्वर सहित है, यानी दो स्वर का समावेश, इन सब में स्वर का समावेश है और इनमें नहीं है, ये आधे हैं। और स्रा है हमारा तो शा, इसमें भी हलंत लगा, इन सब में हलंत लगा है। और ये रा है तो ये स्वर सहित है और ये स्वर रहित है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा वर्णमाला और स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर हमारे 7 हैं, आ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर की संख्या हमारी 7 है।
ह्रस्व क्या होते हैं ये भी पता चला, और व्यंजन क्या होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन है, ये वर्गीय, इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या वैसे तो 3 है, लेकिन इसको मिला के 4 है। बाकी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग को कैसा लगा आज का पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, तो अवश्य बताएं, और धन्यवाद।